कैसे हैं आप सभी। हिस्ट्री की क्लास में बेटा आप सभी का स्वागत है और हम पढ़ने जा रहे हैं 12th क्लास की हिस्ट्री की बुक को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेटा कि 12th क्लास की हिस्ट्री में जो आपकी बुक है वो 3 बुक है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो हम शुरू करेंगे पार्ट 1 से। पार्ट 1 में बेटा 4 चैप्टर है, जिसका पहला चैप्टर है आपका ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन, यानी कि ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। पार्ट को शुरू करने से पहले बेटा कुछ बातें हैं हिस्ट्री को लेकर, वो जरा हम बैठकर क्लियर कर लेते हैं। हिस्ट्री को लेकर बच्चों का ये कहना होता है कि हिस्ट्री बड़ी ही बोरिंग होती है, हिस्ट्री पढ़कर नींद आती है। क्या आपको भी नींद आती है? कुछ ये भी कहते हैं कि नाश हो इतिहास का, सन समंदर बह गए, मर गए वे लोग, रोने के लिए हमें छोड़ गए। बेटा हिस्ट्री हमें रुलाती नहीं है, हिस्ट्री हमें बहुत कुछ सिखाती है। हमारा इतिहास हमें सिखाता है, इसलिए हमें हिस्ट्री को पढ़कर रोना नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि हिस्ट्री ऐसी बेवफा, रात को रटे सुबह सब स्वाहा। अगर आप रटोगे तो सच में आपको कभी भी कुछ भी याद नहीं होगा। तो बेटा आपको हिस्ट्री को रटना नहीं है, हिस्ट्री को समझना है। एक कहानी की तरह आपको उसको समझना है। तो कभी भी आपको हिस्ट्री ना तो कभी बोरिंग लगेगी, ना आपको कभी ये दिक्कत आएगी कि हमें समझ में नहीं आती है। कुछ बच्चों को, जैसे मुझे लगता है बच्चे कई बार बताते हैं कि हम हिस्ट्री की बुक नहीं पढ़ते, लेसन नहीं पढ़ते हैं, रिफ्रेशर बुक से क्या करते हैं वो लोग, कुछ क्वेश्चन आंसर होते हैं उनको बैठ के रट लेते हैं, इसीलिए उनको बेटा हिस्ट्री समझ नहीं आती है, इसलिए उनको हिस्ट्री बहुत मुश्किल लगती है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छे नंबर लेकर आना चाहते हैं, तो बेटा आप अपनी एनसीईआरटी बुक को जरूर पढ़िए। पॉइंट टू पॉइंट जो भी मेन पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन कर लीजिए, आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बल्कि आपको हिस्ट्री, जैसे मुझे पढ़ाना हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, तो आपको भी पढ़ते हुए हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो ये मेरी बात, सबसे पहले जरूरी बात बेटा यही याद रखना कि आपको अपनी एनसीईआरटी की बुक से जरूर पढ़ना है, कंटेंट आपको वहीं से ही लेना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आज हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, ये वो चैप्टर है बेटा जो आप कभी 6th क्लास में पढ़कर आ चुके हो, आप इसको 12th में पढ़ रहे हो, आगे ग्रेजुएशन में भी पढ़ोगे। तो हड़प्पा वही है, लेकिन क्या होता है आपके हिसाब से कंटेंट बदलता रहता है। तो ठीक है, हम अकॉर्डिंग टू देयर बुक चलेंगे, एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से पढ़ते जाएंगे, लेकिन जहाँ मुझे लगेगा कुछ जरूरी चीज़ें आपको जाननी चाहिए वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला पार्ट, जिसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, यानी कि हड़प्पा सभ्यता। अब बात कर रहे हैं बेटा हम इस हड़प्पा सभ्यता की। ये भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। ऐसा माना जाता था कि जो चीन की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। लेकिन उस वक्त हड़प्पा सभ्यता की खोज नहीं हुई थी। किसी को भी यह मालूम नहीं था कि भारत के मस्तक को विश्व के समक्ष ऊंचा उठाने वाली ये हड़प्पा सभ्यता मिट्टी की चादर ओढ़े धरती के नीचे सो रही थी। और जब इसकी खोज हुई तब हमें पता चला कि हमारी सभ्यता तो विश्व की बाकी सभ्यताओं से भी बहुत आगे थी। इसीलिए हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारी हड़प्पा सभ्यता कैसी थी। ठीक है, वहाँ का सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक जीवन लोगों का कैसा था। तो चलिए हम पढ़ते हैं पहले, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, अब सबसे पहले हम इनके नाम को समझ लें। अब नाम है इसका हड़प्पा सभ्यता, लेकिन इसके अलावा भी इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। अब ये 3 मैंने आपको अलग अलग नाम बताए हैं हड़प्पा सभ्यता। तो हम इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि खुदाई में जो पहला स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा था, इसलिए इसका नामकरण कर दिया गया हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, दूसरी बात, इसका जो नामकरण है वो ये भी है कि इसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है, इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। तो इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सिंधु नदी के, यानी जो इंडस रिवर थी उसके आसपास पाई गई थी, तो इसलिए इसका नामकरण कर दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता। इसके अलावा इसको कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि हड़प्पा के लोगों ने कॉपर में टिन मिलाकर कांसे की खोज की थी, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको ये 3 नाम याद हो गए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा क्यों कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, और ये सभ्यता कितनी पुरानी है।
अगर हम बात करें तो ये सभ्यता पुरातत्वविदों के अनुसार कम से कम 6 से 8 हजार वर्ष पुरानी है। तो इतनी पुरानी सभ्यता है जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। और दूसरी चीज़ की हड़प्पा सभ्यता कहाँ पाई गई थी, इसका जो क्षेत्रफल है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो हम बात करें इसके क्षेत्रफल की तो हड़प्पा सभ्यता के जो आज वर्तमान में जो हमें स्थल मिल चुके हैं वो 1400 के करीब है बेटा। और उनमें से 2-3 स्थल हैं जो हमें अफगानिस्तान में, जो वर्तमान देश है अफगानिस्तान, वहाँ मिले हैं। और ज़्यादातर स्थल इसके पाकिस्तान में और भारत में, यानी कि 3 देशों में फैली हुई थी ये हड़प्पा सभ्यता। फिर दूसरी बात हम बात करते हैं इसके काल निर्धारण की कि ये कब से कब तक रहा इसका समय। तो आप देखोगे कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में लिखा है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। तो हम इसी को मानकर चलेंगे। हो सकता है बहुत सारी बुक्स में अलग अलग समय इसका दे रखा होगा, इसका काल निर्धारण अलग अलग कर रखा होगा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से पहले एक आरंभिक हड़प्पा सभ्यता है, फिर विकसित थी, फिर उसके बाद परिवर्ती थी। लेकिन हम जो पढ़ने जा रहे हैं बेटा 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच में जो हड़प्पा सभ्यता थी वो पूरी तरह से विकसित सभ्यता थी, बिल्कुल मैच्योर थी। ठीक है, तो इस दौरान हड़प्पा सभ्यता में जो कुछ हो रहा था हम उसका अध्ययन करेंगे। अब बात आती है बेटा, जैसे कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा जो सभ्यता उसके कोई स्थल बताइए, तो ये आपको याद होना चाहिए। आपको ये नहीं कहना कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान या भारत है, नहीं। अगर हम से जब भी पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल बताओ, तो जैसे पाकिस्तान में आपका हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है, ठीक है, कोट दीजी है, बालाकोट है, ये हड़प्पा स्थल आपके पाकिस्तान में पड़ते हैं। और जो आपका कालीबंगन है, बनावली है, नागेश्वर है, ये आपका भारत में है। और अफगानिस्तान में जो 2-3 स्थल है उनमें से एक है श्रोतुघर। तो ये थी जो जनरल चीज़ें थी हड़प्पा के बारे में, आपको मालूम होना चाहिए। उसका नामकरण क्या क्या है, उसका काल निर्धारण क्या था, किन किन देशों में फैली हुई थी और इसकी खोज कैसे हुई थी बेटा। अगर हम इसकी खोज की बात करते हैं तो किसी को मालूम ही नहीं था कि हमारी सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। लेकिन ये बात है जिसे लगा लीजिए आप 160 साल पहले, ठीक है, 1856 की बात है, जब अंग्रेज़ों के द्वारा यहाँ पर रेलवे लाइन के लिए खुदाई की जा रही थी। जब रेलवे लाइन के लिए खुदाई की जा रही थी तो वहाँ पर हमें हड़प्पा की ईंटें मिली थी और उन लोगों ने क्या किया, उसको रेलवे लाइन में ही इस्तेमाल कर लिया था। उसके बाद 1861 में ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी, जो इसके पहले डायरेक्टर जनरल भी थे। ठीक है, उन्हें जब हड़प्पाई मोहर मिली थी तो वो इसके महत्व को समझ नहीं पाए थे। वो ये नहीं पता लगाए कि ये जो मोहर है ये बहुत प्राचीन है, किसी नई सभ्यता की ओर संकेत कर रही है। लेकिन बाद में जब राखालदास बनर्जी, ठीक है, दूसरे जो पुरातत्वविद थे, उन्हें भी इस तरह की हड़प्पाई मोहरें मिलनी शुरू हुई और भी दूसरी पुरावस्तुएं मिलनी शुरू हुई, दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, तो उनको लगा कि हाँ ये किसी नई सभ्यता की ओर संकेत कर रही है। उस समय 1921 में जॉन मार्शल इस ASI के डायरेक्टर जनरल थे, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के वो डायरेक्टर जनरल थे। और जो जॉन मार्शल थे वो पूरी तरह से बेटा पेशेवर पुरातत्वविद थे, यानी कि प्रोफेशनल थे। और ग्रीक और यूनान से भी उनको वहाँ पर भी उन्होंने इस तरह की खोज की थी, तो उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस था। तो उन्हीं की ही देख रेख में ये कार्य आगे बढ़ता गया। और 1924 में जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष ये घोषणा कर दी कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें जो सेकंड हेडिंग दी हुई है बेटा वो है निर्वाह के तरीके, कि वहाँ के लोग जीने के लिए क्या करते थे, अपना गुजारा कैसे करते थे। तो निर्वाह के तरीकों में पशुपालन और कृषि। अब कैसे पता चला कि वो लोग कृषि करते थे, क्योंकि हमें खुदाई में बहुत सारे अनाज के दाने मिले हैं, जैसे गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल ये मिला है। बाजरे के दाने हमें गुजरात से मिले हैं, हालांकि चावल के दाने हमें कम मिले हैं। तो
क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हड़प्पा से चावल के दाने कम क्यों मिले। तो बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि जो हड़प्पा था वो अर्ध शुष्क इलाका था, सेमी एरिड एरिया था, जहाँ पर बारिश कम होती थी और चावल की खेती के लिए हमें बहुत अधिक बारिश की सिंचाई की आवश्यकता होती होगी, इसीलिए चावल की खेती कम की जाती थी। दूसरी बात है कि जो लोग पशुपालन करते थे, कैसे पता चला कि वो लोग पशुपालन करते थे, हमें बहुत सारे जानवरों की हड्डियां मिली है, ठीक है, जैसे इनमें भेड़ है, बकरी है, भैंस है, सूअर है, ये सारे पालतू जानवर थे। इसके अलावा कुछ जंगली जानवरों की भी, जैसे घड़ियाल हो गया, वराह है, इनकी भी हड्डियां मिली हैं, मछली और पक्षियों की भी हड्डियां मिली हैं। फिर बात करते हैं हम इनकी कृषि कि वहाँ पर खेती करते थे, वो तो आपको पता चल गया कि आपको अनाज के दाने मिले थे, तो उससे ये बात पक्का हो गया कि वो लोग खेती करते थे। लेकिन खेती में भी क्या, कैसे खेती करते थे, कौन सी टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी का वो इस्तेमाल करते थे। तो सबसे पहली बात कि वो लोग हलों का प्रयोग करते थे। अब हमें कैसे पता कि वो लोग हलों का प्रयोग करते हैं, या पुरातत्वविदों ने कैसे अनुमान लगाया, उन्हें ऐसा क्या मिला कि जिससे हम ये सारी बातें आपको बता रहे हैं। अब देखो, हलों का प्रयोग करते थे क्योंकि चोलिस्तान और बनावली, अब आपके दिमाग में आ सकता है कि बनावली हड़प्पाई स्थल है जो कि हरियाणा में है, ठीक है, वहां से हमें क्या है, हल जुते हुए खेतों का साक्ष्य मिला हुआ है। और इसके अलावा मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप यानी कि मॉडल भी मिले हैं। उसके बाद है बैलों का प्रयोग करते थे, क्योंकि हमें जो हड़प्पाई मोहरें मिली हैं उस पे बैल अंकित थे, तो इससे पुरातत्वविदों को लगता है कि उन्हें बैलों के बारे में जानकारी थी और वो इसका प्रयोग खेतों में करते थे। अब बात है दो फसलें उगाना, दो तरह की फसलें उगाते थे। ये कैसे पता लगाया हमने, कैसे अनुमान लगाया कि पुरातत्वविदों ने देखा कि जो हल है वो एक दूसरे को समकोण पर काट रहे हैं। देखो, समकोण का मतलब होता है बेटा राइट एंगल पर काट रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दूसरी फसल उगाते थे और यहाँ पर दूसरी फसल उगाते थे, यानी एक साथ दो फसलें उगाते थे। अब है सिंचाई के साधन। आपको मैंने बताया कि हड़प्पा सेमी एरिड एरिया था, अर्ध शुष्क इलाका था, बारिश वहाँ पर कम होती थी, इसीलिए जरूर सिंचाई के कुछ साधन होते होंगे। अब अफगानिस्तान के श्रोतुघई में तो हमें नहरों के अवशेष मिले हैं, लेकिन ऐसे हमें पंजाब या सिंध में नहीं मिला। तो हो सकता है कि शायद यहाँ भी नहरें थी, लेकिन वो गाद और कीचड़ से भर गई होगी। सिंचाई के लिए वैसे कुओं का, तालाबों का इस्तेमाल किया जाता होगा। इसके अलावा गुजरात में जो धोलावीरा है वहाँ से हमें एक जलाशय भी मिला है, ठीक है, जहाँ पर पानी को इकट्ठा करके रखा जाता होगा, तो जरूर उसका इस्तेमाल वो सिंचाई के लिए करते होंगे। अब आगे चलते हैं मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो बेटा हड़प्पा का सबसे विकसित पुरा स्थल है, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो मोहनजोदड़ो है ये है सबसे विकसित पुरा स्थल, लेकिन जो सबसे पहला स्थल खोजा गया था वो था आपका हड़प्पा। अब हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो की विशेषता की, ठीक है, तो इसकी सबसे पहली विशेषता क्या है, नियोजित शहरी केंद्र। नियोजित का मतलब होता है प्लान करना। अब वहां पर जो हमें बस्तियां मिली है बेटा, वो बस्तियां बिल्कुल प्लान करके बनाई गई थी। कैसे कि वहां पर जो बस्तियां थी वो दो भागों में बटी हुई थी, एक छोटा लेकिन जो ऊंचाई पर बनी हुई थी जिसको हमने दुर्ग कहा, बड़ा जो लेकिन नीचे की तरफ बना हुआ था जिसको हमने निचला शहर कहा। तो इस तरह से आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कई बार कि जो हड़प्पा की बस्तियों के नाम बताओ। तो जो छोटी थी लेकिन ऊंचाई पर बनी हुई थी उसको दुर्ग कहा है, जो बड़ी थी लेकिन नीचे बनी हुई थी उसको निचला शहर कहा। अब जो ऊंचाई पर बनी हुई थी, ठीक है, जिसको दुर्ग कह रहे हैं, अब ये ऊंचाई पर कैसे थी, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो ईंटें होती थी उससे, कच्ची ईंटों से एक चबूतरा बनाते थे, उस चबूतरे के ऊपर उन्होंने दुर्ग को बसाया था। यहाँ पर कुछ विशिष्ट लोग रहा करते थे। इसके अलावा वहाँ से हमें दो सार्वजनिक इस्तेमाल की जो जगह है वो मिली है, एक है हमारा माल गोदाम और दूसरा है विशाल स्नानागार। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो दुर्ग था इसके चारों ओर इसको चार दीवारी कर दी गई थी, इसको घेर दिया गया था, ठीक है, और जो निचला शहर होता था उसको भी घेर दिया गया था। उसके कुछ घर आवासीय जो भवन थे वो भी उन्होंने क्या कर रखा था, ऊंचाई पर बना रखे थे। और सबसे बड़ी बात कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को पक्की ईंटों का ज्ञान था। उन्होंने ईंटों को बनाते थे, फिर उसको धूप में सुखाते थे, फिर भट्टी में पकाते थे,
तो यानी पक्की ईंटों का उनका ज्ञान था और हमें अधिकांश जो घर हैं वो पक्की ईंटों के बने हुए वहाँ से मिले हैं। अब मोहनजोदड़ो की जो दूसरी विशेषता है वो है बेटा नालों का निर्माण, उनका ड्रेनेज सिस्टम। तो नालों का निर्माण कैसे करते थे? नालों का निर्माण एक ग्रिड पद्धति के तहत किया जाता था, जहाँ सड़कें और नालियां एक दूसरे को समकोण यानी राइट एंगल पर काटती थी। और ऐसा माना जाता था कि पहले गलियां, फिर नालियां, फिर उसके आसपास घरों का निर्माण किया गया था, यानी पूरी तरह से प्लान करके बनाया गया था इन ड्रेनेज सिस्टम को भी। और घर की जो एक नाली होती थी वो बाहर की नाली से जुड़ी हुई होती थी, ताकि घर के अंदर का जो पानी है वो इसी तरह से गलियों में बेकार ना बहे। और जो नालियाँ भी थी वो ढकी हुई थी, नालियाँ पक्की भी थी। तो इससे हमें पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो बहुत अधिक सफाई पसंद किया करते थे। जबकि आपने पढ़ा था जो 11th क्लास में हमने मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ी थी, जब हमने उर नगर की विशेषता पढ़ी थी तो हमने देखा था कि घर बिल्कुल भी प्लान करके नहीं बनाए जाते थे, ठीक है। टेढ़ी मेढ़ी गलियां थी, लोग अपने घरों का कूड़ा कचरा बुहार कर बाहर गलियों में डाल दिया करते थे, लेकिन हड़प्पा में ऐसा नहीं था। अब है गृह स्थापत्य कि घर कैसे बनाते थे। तो बेटा उनका जब वो घर बनाते थे तो बीच में एक आंगन होता था, फिर उसके चारों ओर वो लोग कमरे बनाते थे। क्योंकि हड़प्पा में गर्मी बहुत होती थी, अर्धशुष्क इलाका था, इसलिए उस आंगन का प्रयोग संभवतः खाना बनाने या फिर कताई बुनाई जैसी क्रियाओं के लिए किया जाता था। और साथ ही साथ हमें वहाँ से सीढ़ियों के भी अवशेष मिले। तो इसका मतलब ये था कि घर थे जो वो फ्लोर वाइज भी होते थे। और हर घर में पक्की ईंटों से बना हुआ एक स्नान घर भी होता था। और घर की जो एक नाली होती थी वो बाहर की नाली से जरूर अटैच होती थी। और सबसे बड़ी बात ये होती थी कि जो ग्राउंड फ्लोर होता था, जो नीचे की तरफ जो दीवार होती थी, वहाँ पर कोई भी खिड़कियाँ नहीं थी। खिड़कियाँ इसलिए नहीं थी क्योंकि वे प्राइवेसी को बहुत अधिक महत्व दिया करते थे। उन्हें ये पसंद नहीं था कि कोई उनके घरों में ताक झांक करे। और जो बाहर की तरफ एक जो कमरा होता था वहाँ पर कुआं होता था, ताकि कोई राहगीर है अगर उसको पानी पीना है तो वो उस बाहर वाले कक्ष में जाकर उस कुएं से पानी पी सकता था। इसके लिए वो घर के अंदर ना आए। उसके बाद बात करते हैं बेटा दुर्ग की, जो कि ऊंचाई पर बनाया गया था। वहाँ पर हमें दो चीज़ें मिली है, ठीक है। वेयर हाउस है जो माल गोदाम था, और दूसरा है विशाल स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ। अब देखिए वहाँ पर वो जो बनाया हुआ है अन्न भंडार गृह, वो क्यों बना रखा था ऊंचाई पर? जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो सभ्यता थी सिंधु नदी के आसपास पाई गई थी। तो सिंधु नदी में बार बार बाढ़ आती थी, जिसकी वजह से लोगों का जो अनाज था वो नष्ट हो जाता था। इसलिए उन्हें कोई दिक्कत ना हो, तो इसलिए उन्होंने वहाँ पर अपना एक वेयर हाउस बना रखा था, जहाँ पर वो अपने अनाज को स्टोर कर रखते थे। और दूसरी बात जो कि हमें वहाँ से ग्रेट बाथ मिला, एक विशाल स्नानागार मिला है, वो कैसा था? वो एक आयताकार जलाशय है, ठीक है। और जिसको चारों ओर गलियारों से क्या कर रखा था? उसको घेर रखा था। अब यहाँ पर पानी है, अब यहाँ जाने के लिए इसके उत्तर में और दक्षिण में सीढ़ियाँ बनी होती थी, जो जिससे लोग नीचे की तरफ जाते थे। और इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए थे, छोटे छोटे कमरे बने हुए थे, जिनमें से एक कक्ष में कुआं भी होता था। और यहाँ का जो पानी था, ठीक है, वो बाहर के एक नाले से क्या करते थे? उसको जोड़ दिया करते थे। अब सवाल ये होता है कि जब हर घर में अपना एक स्नान घर था, तो यहाँ पर लोग स्नान के लिए कब आते होंगे? तो ऐसा माना जाता है कि जरूर कोई अनुष्ठानिक पर्व होता होगा, तब लोग यहाँ पर स्नान के लिए इकट्ठे होते होंगे। अब हमारा है नेक्स्ट टॉपिक कि सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन करना। बेटा जैसे कि आज के समय में भी आप देखते हो कि कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं, कुछ लोग बहुत गरीब होते हैं। ऐसे ही हड़प्पा सभ्यता में भी कुछ लोग अमीर थे और कुछ लोग गरीब थे, यानी वहाँ पर भी हमें सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस देखने को मिलती है। लेकिन हमने ये कैसे पता लगाया कि वहाँ पर ये भिन्नताएं थी? तो इसको पता लगाने के दो तरीके थे। एक था शवाधान। अब शवाधान क्या होता है बेटा? शवाधान होता है जब वो मरने के बाद उसका क्रियाक्रम करते हैं। अब वो क्या करते थे कि मरने के बाद उन लोगों को, जब लोग मर जाते थे, उनकी डेड बॉडी को गड्ढों में दफना दिया करते थे, ठीक है। अब
आपकी बुक में यही एक तरीका उन्होंने बताया है। वैसे आप जब ग्रेजुएशन लेवल पर जाएंगे, जब आप पढ़ेंगे कि वहाँ पर वो अलग अलग तरीके होते थे। एक तो यही होता था कि शवाधान मरने के बाद गड्ढों में दफना दिया, लेकिन कहीं लिखा है कि वहाँ पर लोगों को जलाया भी जाता था। और एक तरीका क्या होता था कि मरने के बाद वो मरी हुई जो डेड बॉडी होती थी, उस डेड बॉडी को क्या करते थे, जंगल में जाकर छोड़ देते थे, ताकि कोई जंगली जानवर या गिद्ध वगैरह उसको खाकर अपनी भूख को शांत कर सके। लेकिन हमारी इस बुक में सिर्फ एक ही तरीका है, वो है शवाधान। अब मरने के बाद जब गड्ढों में दफना रहे हैं, तो इससे कैसे पता चल रहा है कि कुछ लोग अमीर और कुछ लोग गरीब हैं? सबसे पहली बात बेटा कि गड्ढों की जो बनावट थी वो एक दूसरे से अलग थी, ठीक है। दूसरी बात कि जो कुछ गड्ढे थे वहाँ पर ईंटों की सतह से चुनाई की गई है, यानी उसको पक्का करके डाल दिया गया था। तीसरी बात कि जो हड़प्पा सभ्यता में जो शवाधान मिले हैं, वहाँ पर कईयों की डेड बॉडी में तो रोजमर्रा की वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन हो गए या कुछ चीज़ें हैं। यानी उनका ये मानना होता था कि मरने के बाद भी जो आत्मा है वो जागृत होगी और उनको इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती होगी। लेकिन कहीं कहीं शवाधानों में हमें बहुमूल्य वस्तुएं भी मिली हैं, ठीक है, जैसे जैस्पर है, मनके हैं, और भी बहुमूल्य वस्तु यहाँ पर मिल रही है। लेकिन हमने ये पुरातत्वविदों ने ये अनुमान लगाया कि जो हड़प्पा वासी थे वो मरने के बाद बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं करते थे, ठीक है। तो इस तरह से शवाधानों से हमने सामाजिक आर्थिक भिन्नता का पता लगाया। और दूसरा तरीका था विलासिता की वस्तुओं की खोज। अब हमें वहाँ से दो तरह की वस्तुएं मिली हैं, जैसे जो वस्तुएं उपयोगी होती थी, जैसे रोजमर्रा की वस्तुएं थी, चक्कियाँ हैं, झावा है, नीडल है, ठीक है ना, सुइयाँ हैं, तो ये तो हमें हर घर से मिली है, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं हमें फ्यांस से बना पात्र मिला है। फ्यांस क्या है, कीमती था, दुर्लभ है, कहीं कहीं मिला है। जो बालू मिट्टी होती है उसको घिसकर उसमें रंग और एक चिपचिपा पदार्थ मिलाया जाता था, फिर उससे जो बर्तन बनाए जाते थे बेटा, वो बर्तन बहुत ही कीमती होते थे और दुर्लभ होते थे, इसलिए वो कहीं कहीं मिले। इतनी जहाँ जहाँ वो मिले, तो इससे हमें पता चलता है कि वहाँ पर कुछ लोग अमीर लोग रहते होंगे या इनका प्रयोग सिर्फ अमीर लोग ही करते होंगे, क्योंकि वो हमें कहीं कहीं मिल रही हैं। जो डेली यूज़ की वस्तुएं थी वो तो हमें हर घरों में मिल जाती हैं। तो इससे पुरातत्वविदों ने ये पता लगाया कि हड़प्पा सभ्यता में भी कुछ लोग अमीर और कुछ लोग गरीब हुआ करते थे, ठीक है। आप लोगों को इतना समझ में आया बेटा? आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, ठीक है बेटा। और अगली वीडियो में फिर इस चैप्टर से हम आगे बढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू NCERT।